हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन इजी प्रेप। मैं हिमांशु श्रीवास्तव। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडक्शन का अगला चैप्टर, कंडक्शन का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग बहुत सी सारी बातें करने वाले हैं। स्लैब के लिए बात किया था, सिलेंडर और स्फीयर के लिए भी बातें करने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के रिगार्डिंग बात करने से पहले आपको एक बात जानना चाहिए कि अगर किसी स्लैब के थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हो रहा है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडक्शन कन्वेक्शन, कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू स्लैब, थ्रू कंपोजिट स्लैब। कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब में कंडक्शन कन्वेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आप एक बात समझिए कि सर ये हमारे पास कोई कंपोजिट स्लैब है जिसका थिकनेस L1 और L2 है। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो K1 और K2 है। यहाँ का टेम्परेचर T1, T2 और यहाँ का टेम्परेचर T3। और इधर कोई फ्लूइड है Ti का जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HI है, और बाहर भी कोई फ्लूइड है T0 का जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H0 है। और Ti की वैल्यू T1 से ज़्यादा है, T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है, T2 की वैल्यू T3 से ज़्यादा है, T3 की वैल्यू T4 से ज़्यादा है या T0 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा Ti का है तो हीट ट्रांसफ़र इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये इस डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर Ti और T0 के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस देखना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने मिलेंगे Ti और T0 के बीच में? आप जरा बताएं कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर Ti और T0 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं वो मिलेंगे 4। ये T1 है, T2 है, T3 है और ये T0 है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4। आप देखो, यहाँ से यहाँ कन्वेक्शन होगा, फिर यहाँ कंडक्शन होगा, फिर यहाँ कंडक्शन होगा और फिर यहाँ कन्वेक्शन होगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं वो कितने मिल जाएंगे? 4। तो Ti और T0 के बीच में जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो 4 मिलेंगे। Ti T1 के बीच में, T1 T2 के बीच में, T2 T3 के बीच में और T3 और T0 के बीच में 2 कंडक्शन के रेजिस्टेंस है और 2 कन्वेक्शन के रेजिस्टेंस है। हो सकता है आपके एग्जाम में प्रॉब्लम जो आए वहाँ पर एक और स्लैब दिखा दिया जाए, एक और स्लैब दिखा दिया जाए, तो उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने नंबर ऑफ स्लैब हो जाएंगे उनके हिसाब से उतने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये R1 कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस है और कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस आपने क्या कहा था? दैट इज द 1/HI इंटू एरिया कहा था। R2 कंडक्शन वाला रेजिस्टेंस है, क्या कहा था आपने? L1/K1 इंटू एरिया। R3 भी कंडक्शन वाला है तो L2/K2 इंटू एरिया। और R4 कन्वेक्शन वाला है तो 1/H0 इंटू एरिया। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं जो कि आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह आपको पता है कि अगर एक और कंडक्शन हो रहा होता तो L3/K3 इंटू एरिया हो जाता। ठीक है, और
रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में अगर बात करना है कि सर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बताएं क्या होगा, तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो किसी किसी के लिए भी लिख सकते हो, कोई सा भी दो टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए Ti माइनस T2 आपने लिखा, तो आप Ti और T2 के बीच में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 2, R1 और R2। T2 और T0 के बीच में आपने लिखा, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, R3 और R4। Ti और T0 के बीच में आपने लिखा, तो ये कितने हो जाएंगे, R1, R2, R3 और R4। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कंडक्शन कन्वेक्शन हो गया हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट स्लैब। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दो टेम्परेचर के साथ आप डील करो, कोई एक दो मतलब Ti और T2 के लिए ही बात करो, आप Ti और T1 के लिए भी बात कर सकते हो, मगर उस समय केवल और केवल क्या होगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस केवल एक ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार पॉज करके इसको रिकॉर्ड कर राइट डाउन कर लो आप बिल्कुल आराम से। अब हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार इसको शॉर्ट में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऐसे भी लिखा जाता है, OHTC भी करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एक जनरल टर्म है, क्योंकि आपको पता है कि कोई सा भी हीट ट्रांसफर हो रहा हो, चाहे कंडक्शन हो रहा हो चाहे कन्वेक्शन हो रहा हो। जैसे कंडक्शन अगर हो रहा है तो क्या लिखना पसंद करेंगे कंडक्शन में, KA डेल्टा T/L। कन्वेक्शन हो रहा है तो क्या लिखना पसंद करेंगे, HA डेल्टा T/L। तो A डेल्टा T आपको हर बार नजर आएगा। तो इसी टर्म के लिए आप एक टर्म यूज कर लेते हो, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, क्योंकि A डेल्टा T हर बार आएगा तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसके लिए एक जनरल टर्म, एक कॉमन सा टर्म यूज कर लिया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, और अगर मान लें आप कि यही सेम डायग्राम हमारे लिए है कि सर यहाँ पर दो कंपोजिट स्लैब है, K1 K2 के L1 L2, T1 T2 T3, Ti और Hi, T0 और H0। तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टोटल में लिखूं, टोटल के लिए, और मैं Ti और T0 को फोकस कर रहा हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा R1, R2, R3 और R4। ठीक है, तो इसको देखें आप, R1 के लिए क्या लिख सकते हो आप, 1/Hi इंटू एरिया। चूंकि आपने R1, R2, R3, R4 लिख रखा है पीछे, इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ। L1/K1 इंटू एरिया, L2/K2 इंटू एरिया और 1/H0 इंटू एरिया। ये हमारे पास इस तरह से है। अच्छा, अब यहां से इसको कंपेयर करें आप, Q बराबर UA डेल्टा T। ये Q बराबर UA डेल्टा T जो है, इसको अगर आप कंपेयर करो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल्टा T/1/UA। तो Q की जगह Q है, डेल्टा T की जगह डेल्टा T है, 1/UA की जगह पे क्या है, 1/UA की जगह पे क्या है, ये है 1/Hi इंटू A, L1/K1 इंटू A, L2/K2 इंटू A और 1/H0 इंटू A। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का जो रेसिप्रोकल हो रहा है वो 1/Hi प्लस L1/K1 और L2/K2, इसी तरह L3/K3, L4/K4 अगर है
तो उसको आप लिख लेंगे और ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आप अपनी स्टडी को आसान करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर रखे हो। ध्यान रहे ये 1/u की वैल्यू है, u की वैल्यू नहीं है। अगर u की वैल्यू हमसे पूछा जाए तो u की वैल्यू आप इसका उल्टा कर देंगे, 1/hi L1/K1 L2/K2 और 1/H0 इंटू एरिया। आप इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से चीज़ें होती जा रही हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारे पास इस तरह से हो गया। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, अपने क्वेश्चंस को आसान करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं कि सर स्लैब के साथ तो हीट ट्रांसफर हो गया, उसमें कंडक्शन कन्वेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हॉलो सिलेंडर के लिए कैसे हीट ट्रांसफर होने जा रहा है, तो अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो सिलेंडर। हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के लिए अगर हम लोग बात करें हीट ट्रांसफर तो कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं हॉलो सिलेंडर का ये इस तरह से कुछ क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, क्रॉस सेक्शनल व्यू नहीं, अभी इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, यानी एक्चुअली में इसके पास जो मटेरियल है वो यहाँ पर है। एक्चुअली में जो मटेरियल है वो यहाँ पर है, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, फिर अभी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये है। ऑब्वियस सी बात है क्रॉस सेक्शन पे तो रहेगा ही। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन पे नहीं बनाते हैं, नहीं तो डायग्राम थोड़ा गंदा हो जा रहा है। ठीक है, ये चलो, ये अपने पास इस तरह से है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि सर लेंथ के अलोंग इसका टेम्परेचर थ्रू आउट एक जैसा है। लेंथ के अलोंग टेम्परेचर क्या है सर? एक जैसा है। तो जब लेंथ के अलोंग टेम्परेचर एक जैसा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये लेंथ है, यहाँ पे इनर फेस पे टेम्परेचर T1 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 है और आउटर फेस पे टेम्परेचर T2 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 है। आपने क्या कहा था? हीट ट्रांसफर के लिए प्राइमरी कंडीशन होती है टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर के लिए प्राइमरी कंडीशंस क्या होती है? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इनर वॉल पे हीट ट्रांसफर सेम है,
इनर वॉल का टेम्परेचर सेम है, आउटर वॉल का टेम्परेचर सेम है, तो डेफिनेटली इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हीट ट्रांसफर केवल और केवल रेडियल डायरेक्शन में होगा, एक्सियल डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर की तरफ टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? सेम है। ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? सेम है। तो हीट ट्रांसफर का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली बाहर की तरफ आएगा अगर T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है तो। इसका मैं आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू भी दिखाना चाहता हूं। ये देखें आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये देखें आप, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये देखें आप, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है। अच्छा, जब ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है तो ये यहां पे भरा होगा मटेरियल, अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात कर रहे हो आप तो। ये मटेरियल हॉलो लेकर बात कर रहे हैं आप, तो इसलिए आपने इसको ऐसे बना रखा है। ये ऐसा, ठीक है। तो अब आप देखें कि सर यहां पे अंदर वाले फेस पे टेम्परेचर है इसका T1। अंदर वाले फेस पे टेम्परेचर कितना है सर? T1। और बाहर वाले फेस पे टेम्परेचर कितना है? T2। और हीट ट्रांसफर कैसे जाएगा? रेडियली बाहर की तरफ जाएगा। हीट ट्रांसफर कैसे जाएगा? रेडियली बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि T1 ग्रेटर देन T2 आप बोल चुके हो। लेंथ के अलोंग हीट ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा। तो जैसे वहां पर आपने डिस्कशन किया था, बिल्कुल यहां पे भी आपको बिल्कुल आराम से उन्हीं बातों का डिस्कशन करना है। क्या करना है कि सर पहले बाउंड्री कंडीशन आप लिख लें कि सर बाउंड्री कंडीशन क्या होगा। तो बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से बाउंड्री कंडीशन अगर बात करें आप, कि सर R की वैल्यू R1 है तो टेम्परेचर T1 है। ये देखें आप, इसका रेडियस मान लिया R1 है और ये बड़े वाले का रेडियस मान लिया R2 है। तो R की वैल्यू R1 है, टेम्परेचर T1 है, और R की वैल्यू R2 होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? T2 होगा। ठीक है। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? एजम्पशंस लिखना चाह रहे हो। एजम्पशंस लिखना चाह रहे हैं। क्या एजम्पशंस है? पहला, स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं है। दूसरा, 1D हीट कंडक्शन। 1D हीट कंडक्शन। 1D हीट कंडक्शन का मतलब टेम्परेचर x पे ही केवल, सॉरी x नहीं, यहाँ पे x बोलना सही नहीं होगा, r के डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। और तीसरी बात जो हम लोग जानते हैं, दैट इज द यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी K की वैल्यू क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं सर K की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इन एजम्पशंस के साथ हम लोग यहाँ पर इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। अब आप देखो जरा बिल्कुल आराम से कि सर मैं अगले पेज पर आ जाता हूँ। ये आपके पास था
R1 सॉरी R2 का, और ये R1 हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। और ये इसका सेंट्रल एक्सिस हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग R डिस्टेंस पर जाकर एक dr का एलिमेंट ले लेते हैं। R डिस्टेंस पर जाकर एक क्या कर लिया, dr का एलिमेंट ले लिया। बहुत ही पतला सा एलिमेंट, R डिस्टेंस पर जाकर एक बहुत ही पतला सा एक एलिमेंट ले लिया। ये बताइए, पहले मैं एलिमेंट को कलर कर लेता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि सर एलिमेंट कैसे ले रहे हो आप। ये ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप। सर ये तो है हमारा R1 और ये है R2। यहां से R डिस्टेंस पर जाकर एक हमने dr का एलिमेंट ले लिया, क्योंकि हीट ट्रांसफर जब रेडियली बाहर की तरफ आएगा तो जरा सोच कर बताओ, क्या आपको लग रहा है क्या कि हीट ट्रांसफर हर समय, हीट फ्लक्स यानी हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया हर बार कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। यहां पर देखो आप, यहां पर इसके लिए एरिया होगा 2 पाई R1 इंटू L। जब यहां पर आएगा तो R1 बढ़ चुका है, यहां पर आएगा तो R1 बढ़ चुका है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे 2 पाई R2 इंटू L हो जाएगा। तो दोस्तों रेडियस जो है वो हर बार चेंज हो रहा है। हीट जैसे जैसे बढ़ रहा है रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियली अगर हीट बाहर जा रहा है तो R तो चेंज हो रहा है। जब R चेंज होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए बात करोगे तो उसका जो एरिया होगा जिससे वो आगे बढ़ रहा है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर फोरियर लॉ अगर हम लोग लगाने जाएंगे, फोरियर लॉ लगाने जाएं अगर, फोरियर्स लॉ लगाने जाएं, एक सेकेंड, जी हाँ, अगर हम लोग फोरियर्स लॉ लगाने जाएं तो Q इज द माइनस के ए डी टी बाई डी आर होगा। और दोस्तों इस बार एरिया कांस्टेंट नहीं है, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी। एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, आर एक कॉमन सी वैल्यू है, और डी टी बाई डी आर। अब हमने क्या किया, किसको लिखा, Q डी आर अपॉन आर के 2 पाई एल डी टी। अब ये आपने लिमिट लगा लिया, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन है, इधर R का वेरिएशन है। जब R की वैल्यू R1 होगी तो टेम्परेचर कितना होगा, T1। R की वैल्यू R2 होगी तो टेम्परेचर कितना होगा, T2। लिमिट लगा दिया आपने बाउंड्री कंडीशन से। अब ये हो गया Q नेचुरल लॉग R, Q बाहर आ जाएगा, स्टडी कंडीशन है, Q बाहर आ गया, नेचुरल लॉग R, R1 और R2 लिमिट लगा दिया, और K 2 पाई L तो कांस्टेंट ही है, और ये dt का T हो गया, लिमिट लगा दिया आपने T1 और T2। तो ये हो गया K
Q यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, नेचुरल लॉग R2 बाई R1, और ये माइनस K 2 पाई L T2 माइनस T1। अब आप क्या करने वाले हो कि सर, इधर मैं लिख दे रहा हूँ कि अब आप क्या करने वाले हो कि सर ये माइनस को अंदर भेज दिया तो Q जो हो गया माइनस अंदर भेज दिया तो ये हो जाएगा 2 पाई KL T1 माइनस T2, और ये इधर आ गया तो ये हो गया नेचुरल लॉग R2 बाई R1। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि सर सिलेंडर के केस में टेम्परेचर का वेरिएशन R के साथ कैसा है, टेम्परेचर R के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि सर टेम्परेचर जो है समथिंग नेचुरल लॉग R है, डेल्टा T समथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉग R। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये लॉगरिथमिक वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है? लॉगरिथमिक वेरिएशन है। आप खुद से एक बार सवाल पूछो कि सर स्लैब पे टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा था? लीनियर था। सिलेंडर में या हॉलो सिलेंडर में कैसा आप बता रहे हो? लॉगरिथमिक है। ठीक है। और आपको एक बात और पता है, डेल्टा T बाई R थर्मल होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो जो R थर्मल हो जाएगा यानी थर्मल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग R2 बाई R1 और 2 पाई K इंटू L। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। नेचुरल लॉग R2 बाई R1 2 पाई K इंटू L, ये हमारे पास R थर्मल हो जाएगा। ठीक है। तो फोरियर्स लॉ के हिसाब से, बाकी चीज़ों के कंडीशंस के हिसाब से आपने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है। तो स्लैब में हमें दो बातें याद रखनी है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 2 पाई KL T1 माइनस T2 नेचुरल लॉग R2 बाई R1 और R थर्मल नेचुरल लॉग R2 बाई R1 2 पाई KL। इस तरह से बातें हो जाएंगी। अब हम लोग, और एक चीज़ और याद रखना है कि लॉगरिथमिक वेरिएशन होगा। अब हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि सर अगर कंडक्शन कन्वेक्शन एक साथ हो रहा है और हॉलो सिलेंडर के बजाय कंपोजिट सिलेंडर है हमारे पास, तो क्या होगा? ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आपने एक बॉयलर का नाम सुना होगा। ठीक है। बॉयलर का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा सर। बॉयलर से चल रही है स्टीम, कहां पर जाएगी? स्टीम टरबाइन में, जहां से आपको वर्क वगैरह मिलेगा। अगर इसके बारे में नहीं सुना है तो आप सिंपल सा मान लो कि सर वैसे सुनना चाहिए, आप मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चे हो, बॉयलर और स्टीम टरबाइन वगैरह तो सुनना चाहिए। मान लीजिए ये पाइप है, पाइप के अंदर से जा रहा है स्टीम। अब स्टीम का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। बॉयलर वगैरह नहीं सुना है तो भूल जाओ, उसके बारे में डिस्कस ना करो आप। एक पाइप है, पाइप के अंदर स्टीम जा रहा है 300 डिग्री सेल्सियस का, बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना भी अच्छा इंसुलेशन लगा दो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो होगा ही होगा। आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है। तो यहां पर स्टीम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। हालांकि आप इंसुलेशन वगैरह लगा के हीट ट्रांसफर रेट को कम करना चाहते हो, मगर ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जीरो हो जाए, कुछ न कुछ तो हो ही रहा होगा। अब देखो, तो इसके ऊपर आपने लगा दिया सर इंसुलेशन, इंसुलेशन लगा दिया, मान लिया 2 इंसुलेशन लगा दिया। अब ये बताओ हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? फ्लोइंग फ्लूइड स्टीम का पाइप के अंदर वाले हिस्से को गर्म करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल गर्म कर देगा। फ्लोइंग फ्लूइड पाइप के अंदर वाले हिस्से को गर्म कर देगा। कैसे गर्म कर देगा?
कन्वेक्शन के मेथड से। तो फ्लोइंग फ्लूइड स्टीम की वजह से पाइप का इनर वॉल गर्म हो गया, जिसको आप कन्वेक्शन बोल रहे हो। फिर यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगा, अंदर के वॉल से, इनर वॉल से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, किसके माध्यम से? कंडक्शन के माध्यम से। और फिर मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर कैसे होगा? कन्वेक्शन से होगा। तो आप देख पा रहे हैं, पाइप का एग्जाम्पल लेने का मतलब आपने क्या किया है? हॉलो सिलेंडर लिया है। भाई पाइप क्या है? हॉलो सिलेंडर ही तो है। तो पाइप मीन्स हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल लिया है, और हॉलो सिलेंडर में पहले कन्वेक्शन हुआ, फिर कंडक्शन हुआ, फिर कंडक्शन हुआ, फिर कन्वेक्शन हुआ। तो वही अपना हेडिंग होने जा रहा है कि हीट ट्रांसफर थ्रू हीट ट्रांसफर, या कंडक्शन कन्वेक्शन लिखा जाए ज़्यादा अच्छा होगा। कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो या कंपोजिट सिलेंडर। तो क्या लिख लिया हमने? हीट ट्रांसफर कंपोजिट सिलेंडर। कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। अब आप देखो, ये कोई कंपोजिट सिलेंडर है, इसके ऊपर आपने एक इंसुलेशन लगा दिया है। इसके ऊपर क्या किया आपने? एक इंसुलेशन लगा दिया। ठीक है, फिर से देखें आप, इसके ऊपर आपने एक इंसुलेशन लगा दिया। ठीक है, ऐसे। तो देखें आप, ये हो गया येलो कलर का सिलेंडर। ये येलो कलर वाला ये सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर है। अब उसके ऊपर हरे कलर से क्या कर रखा है आपने? इंसुलेशन कर रखा है। ये इंसुलेशन, ये इंसुलेशन, ये पूरा भरा हुआ है, बट हम लोग एक लाइन से ही बना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में कहो तो सही डायग्राम तो ये हुआ कि सर आप कहो कि सर ये डायग्राम बनाओ, ये इसको भर दो आप, इसको भर दो आप अच्छे से। ठीक है, ये सही डायग्राम हुआ कि सर इसको भर दो यार। ठीक है, मगर हम लोग अपने डायग्राम को ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो। और अच्छा, एक बात ये भी बता दें कि ये सेंटर से ये दूरी R1, ये दूरी R2, ये दूरी R3, R1, R2, R3। अंदर मान लेते हैं कि सर कोई एक हॉट गैस है, अंदर मान लिया गया कि सर कोई एक हॉट गैस है।
जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो HI है, दिख रहा है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HI है। थोड़ा सा इसको साफ करके, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HI है। अब भर दो इसको, R भी इसमें छिप गया। ठीक है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, बाहर है T0 और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H0। ठीक है, अब यहां पर टेम्परेचर मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा मान लेते हैं Ti है, फिर T1, फिर T2, फिर T3 और फिर T0। अंदर फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है? Ti है। इस वॉल पे टेम्परेचर कितना है? T1। यहाँ का टेम्परेचर T2 और यहाँ का टेम्परेचर T3 और बाहर का टेम्परेचर T0। तो अब Ti और T0 के बीच में जरा दिमाग लगाएं और बताएं कि कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। तो सर Ti से T1 एक हो गया कन्वेक्शन, T1 से T2 एक हो गया कंडक्शन, T2 से T3 कंडक्शन और T3 से T0 कन्वेक्शन। R1, R2, R3 और R4, ये हो गया हमारे पास। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप कैसे भी लिख सकते हैं, मगर पहले उससे पहले R1 लिखें जरा। R1 क्या है? रेजिस्टेंस है कन्वेक्शन की वजह से। तो कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस क्या होता है सर? 1/HI इंटू एरिया होगा अंदर वाला, और इनर एरिया क्या होगा? इनर एरिया जिससे कन्वेक्शन हो रहा है, अगर आप ध्यान से समझें, इनर एरिया जिससे कन्वेक्शन हो रहा है वो कोई और नहीं है 2 R1 इंटू L है। इनर एरिया जिससे कन्वेक्शन हो रहा है वो कोई और नहीं, क्या है सर? 2 R1 इंटू L है। ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा? R2 कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ, ये R2 होगा। तो भाई जब ये R2 होगा तो इसका मतलब ये कंडक्शन हो रहा है, और कंडक्शन कहाँ पे हो रहा है? हॉलो सिलेंडर के लिए है। तो कंडक्शन के लिए सिलेंडर में नेचुरल लॉग R2/R1 2 K1 इंटू L हो जाएगा। R3 के लिए बात करेंगे तो नेचुरल लॉग R3/R2 2 K2L हो जाएगा। और R4 कन्वेक्शन है तो 1/H0 इंटू एरिया नॉट, और एरिया नॉट क्या हो जाएगा? 2 R3 इंटू L हो जाएगा। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप जो इच्छा वो लिख लो, जैसे Ti माइनस T1 ही लिखा मान लीजिए आपने, तो केवल R1 लिखोगे, या आपने लिखा Ti माइनस T2 लिखा तो R1 प्लस R2 लिख लोगे आप, या फिर Ti माइनस T0 लिखा आपने तो सब कुछ लिख लोगे आप, सारे रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही हैं, सब कुछ विजिबल भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हो गया कंपोजिट सिलेंडर के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के लिए। जब आप स्लैब में ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बात कर रहे थे स्लैब में, तो हर जगह एरिया सेम था, तो एरिया गायब हो जा रहा था। बट यहाँ पर एरिया हर जगह सेम नहीं होगा।
तो यहाँ पर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दो तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर Q क्या है, UA डेल्टा T है। तो यहाँ पर ओवरऑल हीट ट्रांसफर दो होंगे, एक इनर वाले को रेफरेंस मानकर और एक आउटर वाले को रेफरेंस मानकर। जब आप इनर वाले को रेफरेंस मानिएगा तो आप लिखिएगा UIAI, और जब आप आउटर वाले को मानिएगा तो U0 A0 डेल्टा T। और अभी आपने जो लिखा था डेल्टा T, जिसमें आपने R1 R2 R3 और R4 सब लिख लिया था, तो क्या वैल्यू देखने को मिली थी आपको R1 के लिए? R1 के लिए देखा जाए तो मतलब R1 के लिए देखा जाए तो 1/HI इंटू एरिया, और ये फिर उसके बाद नेचुरल लॉग R2 बाई R1 2 पाई KL या K1 इंटू L, नेचुरल लॉग R3 इंटू L। ये हमारे पास इस तरह से हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हो गया। यहाँ पे बेहतर होगा कि हम लोग या लिख ही लिए हो तो आप यहाँ पे भी लिख लें, अगर आप वहाँ पे भी लिख लिए तो यहाँ पे भी लिख लें। अब यही अगर आप इनर वाले को फोकस कर रहे हो बेस्ड ऑन इनर एरिया, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर मैं बेस्ड ऑन इनर एरिया की बात करूं, बेस्ड ऑन इनर एरिया पे बात करें तो क्या होगा, 1/UI और AI आपको देखने को मिलेगा। किसके इक्वल टू होगा, 1/HI 2 पाई R1 इंटू L और नेचुरल लॉग R2 बाई R1 2 पाई K2 इंटू L और नेचुरल लॉग R3 बाई R2 2 पाई K2 इंटू L और 1/H0 2 पाई R3 इंटू L। अच्छा, क्या आप देख पा रहे हैं कि AI को आपने लिखा ये 1/UI और AI, और AI को आप लिख रहे हो 2 पाई R1 इंटू L। इनर वाला एरिया कितना था, 2 पाई R1 इंटू L, ठीक है। या अगली लाइन में लिख लो आप चाहो तो, UI AI, तो 1/UI AI कितना है, 2 पाई R1 इंटू L, 1/HI 2 पाई R1 इंटू L, नेचुरल लॉग R2 बाई R1 2 पाई K1 इंटू L, यहाँ पे K1 है, K1 है। R3 बाई R2 2 पाई K2 इंटू L और 1/, ये। अब देखो सर, ये 1/UI के लिए अगर अपन बात करें, UI के लिए, तो मैंने क्या किया, 2 पाई R1L से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई R1L से सभी जगह मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 पाई R1 से सभी जगह मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/HI केवल बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
R1 बाई K1 बचेगा, क्योंकि 2 पाई L तो गायब हो जाएगा, केवल R1 बचेगा। मैं 2 पाई R1 इंटू L से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे R2 आएगा, मतलब सॉरी R1 आ रहा है सभी जगह, R1 बाई K2 नेचुरल लॉग R3 बाई R2, और यहाँ पर जो है आ जाएगा 1/H0, और ऊपर क्या है R1, और नीचे क्या है R3 भी है। ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि बेस्ड ऑन क्या होगा सर, इनर एरिया, बेस्ड ऑन इनर एरिया, बेस्ड ऑन इनर एरिया, ठीक है, बेस्ड ऑन इनर एरिया। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है तो इसको सही कर लेते हैं। ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप बेस्ड ऑन आउटर एरिया किए होते, बेस्ड ऑन आउटर एरिया किए होते तो यहाँ पर 2 पाई R3 इंटू एल होता, U नॉट के साथ क्या होता, 2 पाई R3 इंटू एल होता है, ठीक है। तो अगर बेस्ड ऑन आउटर एरिया में डायरेक्टली अगर लिखना चाहूं, बेस्ड ऑन आउटर एरिया, तो आप लिखते, मैं यहीं पे मैनिपुलेट कर दे रहा हूं, आप अलग से चाहो तो लिख लेना, ये U नॉट हो जाता और ये R3 हो जाता। इस बार मैं 2 पाई R3 इंटू एल से मल्टीप्लाई करता, तो RHS वही है बट यहां पे अलग है, और 2 पाई R3 इंटू एल से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो R3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा R3/R1 और HI, ये हो जाएगा R3 बाई K1 नेचुरल लॉग R2 बाई R1, और ये हो जाएगा R3 बाई K2 नेचुरल लॉग R3 बाई R2, और 1/H0। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन आउटर एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। इसको दो पार्ट में आप आराम से लिख लें, पहले यहाँ से यहाँ तक राइट डाउन कर लें आप, वीडियो को पॉज करके, देन आफ्टर ये वाला हिस्सा भी आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें, अदरवाइज आपको तो PDF प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास बातें हो चुकी हैं समथिंग रिगार्डिंग विथ क्या, हॉलो सिलेंडर। बिल्कुल हॉलो सिलेंडर जैसा ही मिलता जुलता है क्या, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा होने जा रहा है हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो स्फीयर। हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो स्फीयर। हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो स्फीयर। स्फीयर के लिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्फीयर के लिए बात करिएगा तो ये आपके पास हॉलो स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर ये हो गया, ठीक है। ये R1, ये R2, R1 R2 T1 T2, और ये मटेरियल लगा हुआ है भाई, ये मटेरियल लगा हुआ।
ये मटेरियल लगा हुआ, ठीक है, यानी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है मान लीजिए जो भी, ठीक है, और T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, रेडियली यहाँ पे भी बाहर आ रहा होगा, ठीक है। कंडीशंस वही है, बाउंड्री कंडीशंस, एजम्पशन सब कुछ वही है। तो आप चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को आगे भगाकर लिख सकते हो, मगर मुझे तो पूरा लिखना ही है कि सर बाउंड्री कंडीशन क्या है, जैसा सिलेंडर में था, R की वैल्यू R1, टेम्परेचर T1, R की वैल्यू R2, टेम्परेचर T2। एजम्पशंस वही रखना है जो हम लोगों ने पहले बात किया था। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने बातें कर रखी है, ठीक है। स्टडी स्टेट कंडीशन दैट इज टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं होगा, वहाँ पे भी नहीं होगा लिखा था ना, ऐसा तो नहीं, मैं इसको काटना भूल गया हूँ, हाँ ठीक है। दूसरा 1D हीट कंडक्शन दैट इज टेम्परेचर केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में चेंज होगा, तभी तो हीट ट्रांसफ़र केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। और तीसरी बात यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज K की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इन कहानी को फॉलो करते हुए अब हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। जनरली हमारे सिलेबस में दोनों है, बट सिलेंडर का एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं फ्रॉम फोरियर्स लॉ। फ्रॉम फोरियर्स लॉ Q बराबर KA dt बाई dr, Q बराबर K, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा इस बार। क्यों 4 पाई आर स्क्वायर होगा सर, क्योंकि स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी टी बाई डी आर, ठीक है। तो यहाँ से के डी आर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, के 4 पाई डी टी हो जाएगा, इंटीग्रेट करने वाले हम लोग T1 R1 T2 R2, तो K नेचुरल लॉग नहीं होगा, -1 बाई आर होगा, इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर का, कहाँ से कहाँ तक R1 से R2 4 पाई K, और ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट लगा दिया मैंने, तो ये K नहीं है Q है, सॉरी Q बाहर आ जाएगा ना, वेरी सॉरी। तो ये हो जाएगा इधर आके 4 पाई K T1 माइनस T2 हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस पहले R2 लिखना चाहिए, मगर माइनस है तो मैं पहले R1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लिख लूँ, अब जो है हमारे पास यहाँ से देखें आप R1 R2 LCM हो जाएगा, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, और ये इसको आपने इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा Q क्या हो जाएगा 4 पाई K R1 R2 T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। 4 पाई K R1 R2 T1 माइनस T2 और R2 माइनस R1। अब क्वेश्चन ये है सर यहाँ पर वेरिएशन कैसा है,
टेम्परेचर का ड्रॉप आर के साथ कैसा वेरिएशन है, एक बार आप लोग बताओ। लीनियर है, पैराबोलिक है, कैसा है? तो अब देखो आप यहां से, अगर आप यहां से देखेंगे हाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ से डेल्टा टी 1/r है ना, डेल्टा टी 1/r है, यानी y बराबर 1/x जैसा है। तो y बराबर 1/x क्या होता है? हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है। क्या होता है सर? हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है। तो यहाँ से हमें क्या लिखना चाहिए कि सर ये हाइपरबोलिक वेरिएशन है। हाइपरबोलिक वेरिएशन है, ठीक है। चलो अब आगे देखो। तो Q बराबर यहां से क्या हो गया, T1 माइनस T2 और R2 माइनस R1 4 पाई के R1 R2। और अगर आप इसको डेल्टा T अपॉन R थर्मल से साथ कंपेयर करें तो R थर्मल फॉर द स्फीयर, किसके लिए? स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 4 पाई के R1 R2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। तो आपको अगेन यहाँ पे दो फॉर्मूले याद करने हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का और थर्मल रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये हमारे पास इस तरह से चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँ कि सर हमने अभी तक 3 कंडीशन पढ़ा, कितने कंडीशन पढ़ लिए सर? 3, ठीक है। एक स्लैब का पढ़ लिया, एक सिलेंडर का पढ़ लिया और एक स्फीयर का पढ़ लिया। कितने कंडीशन पढ़ लिए सर? 3। एक हमने स्लैब पढ़ लिया, एक हमने सिलेंडर पढ़ लिया और एक हमने स्फीयर पढ़ लिया, ठीक है। कितने कंडीशन हमने पढ़े? स्लैब, हॉलो सिलेंडर एंड हॉलो स्फीयर, ठीक है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा सर? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ा सर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है यार? ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा और टेम्परेचर का प्रोफाइल,
ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है, ये बातें आपने पढ़ी। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सिलेंडर के लिए, सॉरी स्लैब के लिए, के ए डेल्टा टी बाई एल, यहाँ पर 2 पाई के एल डेल्टा टी अपॉन नेचुरल लॉग R2 बाई R1, यहाँ पे 4 पाई के R1 R2 डेल्टा टी अपॉन R2 माइनस R1। थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो L अपॉन के ए, नेचुरल लॉग R2 बाई R1 2 पाई के एल, ये हो जाएगा, और R2 माइनस R1 4 पाई के R1 R2। टेम्परेचर प्रोफाइल लीनियर, लॉगरिथमिक और हाइपरबोलिक। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई, टेम्परेचर प्रोफाइल वगैरह हो गया और इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो आप इसी तरह हॉलो कंपोजिट स्फीयर का भी कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह में वो आता नहीं है। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो जैसे हॉलो सिलेंडर का किया तो हॉलो स्फीयर का भी आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही कंप्लीट करते हैं। कल के लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल रेडियस या क्रिटिकल थिकनेस क्या होता है। सिलेंडर में भी बात करेंगे और स्फीयर में भी बात करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी किया जाएगा, और साथ ही साथ जनरलाइज्ड टाइम रहा तो जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। 3 कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, कार्टेशियन में भी पढ़ना है, सिलेंड्रिकल में भी पढ़ना है और स्फेरिकल में भी पढ़ना है। तो ये हम लोग तीनों के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो वो तो आज तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नहीं हो पाएगा, होपफुली अगले ही लेक्चर में हो पाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।